हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। इसमें हम देखेंगे बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस में पहली स्टेज है आइडेंटिफिकेशन। अब सर आइडेंटिफिकेशन किसका, मतलब ट्रांजेक्शन का। ऐसी ट्रांजेक्शन जो हो रही है क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस की है या नहीं। बिजनेस की एक बार आइडेंटिफाई होने के बाद हम दूसरा प्रोसेस ये है कि हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो मनी के मेजर हो सकती है या नहीं। उसका मेजरमेंट जो है ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में हो सकता है या नहीं। उसके बाद अगर हो सकता है तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि पता है रिकॉर्डिंग जो होती है हमारी जर्नल प्लस सब्सिडरी में होती है, जो हम पीछे के पार्ट में देख चुके हैं। उसके बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग से मतलब है कि जर्नल होने के बाद आप क्या करते हो, उसको लेजर में ट्रांसफर करते हो। बोलो हाँ के ना। अब सबसे पहले यहाँ पर स्टेज क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। उसके बाद की स्टेज आती है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है, जो कि हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि भैया प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों, किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। उसका रीजन एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, जो इसके यूजर्स हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं कि भैया देखो ये आपके बिजनेस की सिचुएशन है, ये आप बिजनेस की पोजीशन है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपने पूरा का पूरा क्या देख लिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस देखने के बाद अगर ये चार स्टेज जो आती हैं ये बुक कीपिंग में आती हैं। किसमें आती हैं जी, बुक कीपिंग के अंदर। और ये समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन का पार्ट आता है आपका अकाउंटिंग के अंदर। तो इतनी सी बात समझ आती है यानी। अब हम बुक कीपिंग की एक बार डेफिनेशन देखेंगे तो हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसकी बनेगी। तो आइए जी बुक कीपिंग की बात करते हैं। कहता है जी बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न मेनली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इन सिग्निफिकेंट मतलब सिस्टमेटिक तरीके से और ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर यहाँ पर मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज। ठीक है जी, यहाँ पर बुक कीपिंग की डेफिनेशन हमारी खत्म होती है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये भी बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो यही है कि भाई क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, भैया रिकॉर्डिंग करता है कंप्लीट ट्रांजेक्शनों की। कंप्लीट ट्रांजेक्शन की क्या करता है, ये रिकॉर्डिंग करता है। और असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है बिजनेस के ऊपर। ठीक है जी। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस। तो चलिए अब हम इनमें दोनों में डिफरेंस करते हैं कि कैसे है। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 9 है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। कहता है बुक कीपिंग जो है रिकॉर्डिंग से रिलेट करता है, मतलब कंसर्न करता है रिकॉर्डिंग से, हमने पहले ही देख लिया। जबकि ये किससे करता है, समराइजिंग से करता है। कहता है ये प्राइमरी स्टेज है। देखो यहाँ पर देखो प्राइमरी स्टेज है या नहीं, ये देखो बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है। पहले ये आती है स्टेज 1 और फिर ये आती है स्टेज 2। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि ये जो है आपकी प्राइमरी स्टेज है, जबकि ये जो है आपकी सेकेंडरी स्टेज है। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है ये यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि यहाँ पर ये प्रोसेस में आता है। हमने देख ही लिया ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। जबकि यहाँ पर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल और लेजर। कहता है नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं है, हमने कोई पढ़ी भी नहीं है, लेकिन सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ी है, और HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमने पढ़ी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ, इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। मतलब बुक कीपिंग को करने के लिए कोई एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जबकि यहाँ पर अकाउंटिंग करने के लिए एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कहता है मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन इट्स बेसिस।
कहता है ये जो है बुक कीपिंग मैनेजमेंट डिसीजन के लिए हेल्पफुल नहीं करती, बट अगर हम जर्नल एंट्री और लेजर नहीं करेंगे तो हम फाइनल अकाउंट अपना कैसे बनाएंगे। बट फिर भी चलो लिखा हुआ तो ठीक है कि मैनेजर डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन इट्स बेसिस, जबकि कहता है ये हेल्प करता है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट नंबर 10। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले यूजर्स का मतलब यहाँ पर कौन कौन इस्तेमाल करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब ओनर, जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है। अब वो चाहता है कि भैया उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर ठीक ठाक लगी या नहीं है, उस पर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, कैपिटल में ग्रोथ होगी या नहीं, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एम्प्लॉय भी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है। क्यों इंटरेस्टेड होता है? एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड होता है कि भैया उसको टाइम पर सैलरी मिलेगी या नहीं, टाइम पर बोनस मिलेगा या नहीं, टाइम पर इंसेंटिव मिलेगा या नहीं, टाइम पर पीएफ मिलेगा या नहीं। मतलब इस तरह की एक्टिविटी जो भी उसको मिलती है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही डिपेंड करती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलने वाले प्रॉफिट में ये लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि भैया सारी चीज़ टाइम पर हमें मिलेगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंडर, जो कंपनी में पैसा देते हैं, उधारी देते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भैया हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया क्या वो कंपनी पैसा टाइम पे देगी या नहीं, कंपनी में जो पैसा लगाया उस पर इंटरेस्ट देगी या नहीं, क्या उसमें हमारी क्रेडिट वर्थनेस ठीक ठाक रहेगी या नहीं। तो इस तरह से रिलेटेड ये लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर भी एक तरह का यूजर्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये कहता है पास्ट ड्यू, ये कहता है कि हमारा पैसा टाइम पर मिलेगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पैसा लेने के बाद अपना लेके बैठ जाए और दिवालिया हो जाए, इसलिए इसकी नज़र रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कि भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इससे निकलने वाले प्रॉफिट पे इसकी नज़र होती है कि भैया इसमें प्रॉफिट से जो है हमारे को पेमेंट जो है टाइम पे मिलेगी या नहीं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इससे इंटरेस्टेड होते हैं कि जो वो गुड्स मांग रहे हैं उनकी डिलीवरी टाइम पर होगी या नहीं। एक बार गुड्स लेने के बाद, आफ्टर गुड्स परचेज करने के बाद जो सर्विस मिलती है, क्या वो सर्विस टाइम पर मिलेगी या नहीं, कंपनी रहेगी भी या बंद हो चुकी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने गुड्स खरीद लिए और कंपनी क्या करेगी, कंपनी बंद हो गई तो हम क्या करेंगे उस गुड्स का, उसकी सर्विस कहाँ कराएंगे। इससे रिलेटेड कस्टमर भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बेटा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए प्रॉफिट। किस पर? प्रॉफिट नहीं चाहिए आपके, प्रॉफिट पर चाहिए टैक्स। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? प्रॉफिट पर टैक्स। कहीं आप ऐसा तो नहीं है प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं टैक्स की चोरी करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जितना भी इनका इंटरेस्ट है, सारे यूजर्स का कोई ना कोई इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हर कोई आपके प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है। प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। यस और नो। अब मैनेजमेंट भैया इतना सब कुछ करने के बाद मैनेजमेंट क्या देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर प्रॉफिट होगा तो वो ब्रांच खोल पाएंगे या नहीं, बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं या कर पाएंगे या नहीं, और नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं क्या वो करेंगे या नहीं। ये सब तभी होगा जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं रीजनों से हर किसी की जो है नज़र इस पर रहती है, प्रॉफिट पर रहती है कि भैया हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं। आइए जी दोस्तों करते हैं आगे का पार्ट। आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 11 है जो कि है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। अब देखिए अकाउंटिंग में आपने क्या सीखा। अकाउंटिंग में आपने सीखा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर समराइज करने के बाद अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट से हमारी निकलती है एक फिगर जिसको आप प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। देखिए प्रॉफिट अगर आता है वहाँ से तो उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके हम इकोनॉमिक्स में उसको कैसे यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग में तो आपने सीख लिया कि प्रॉफिट निकलता है अकाउंट से, उस प्रॉफिट को कहाँ लगाना है, उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, उस प्रॉफिट की ग्रोथ कैसे करनी है, उस सारा का सारा एनालिसिस कहाँ करते हैं हम उसका सारा एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं,
लेकिन इकोनॉमिक्स से उसका रिलेशन कैसे है, उसी डेटा का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखी जाए कि एक कंज्यूमर उसको बाय करने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम एक और चीज़ देखें, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल यहाँ पर ये सेट होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो आप अकाउंटिंग करते हैं उसमें हमारे को खर्चे की डिटेल पता चल जाती है, लेकिन उन खर्चों को हमें भविष्य में कितना लगाया जाए, कितना उसको बनाया जाए, कितना एक एक्सपेक्टेशन हमें बजट हमें मिल जाता है कि इस साल हमारे इतने खर्चे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसी का एनालिसिस करके हम देखते हैं कि उसमें कितना खर्चा हमारा फ्यूचर में होने वाला है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अकाउंटिंग का काम क्या होता है, अकाउंटिंग का काम होता है कि अलग अलग कंपनियों का प्रॉफिट निकालना या अलग अलग पर्सन का प्रॉफिट निकालना, मतलब कंपनियों का प्रॉफिट निकालना, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना। लेकिन उसी डेटा का यूज़ करके इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में बेटा हम निकालते हैं पूरी इंडिया की जीडीपी, यानी पूरे देश की जीडीपी निकालते हैं उसी डेटा को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि अकाउंटिंग वर्सेस इकोनॉमिक्स। ये मैंने कुछ हिंदी में दे रखा है, फिर हम आईसीआई की लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि भैया ऐसा इसमें क्या है। तो चलो रीड करते हैं। अकाउंटिंग वर्सेस इकोनॉमिक। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक में आपस में गहरा संबंध है क्योंकि दोनों पैसे और संसाधन मतलब रिसोर्सेज से जुड़े हुए होते हैं। आइए समझते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध है। डेटा और इंफॉर्मेशन वास्तविक डेटा को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस। इकोनॉमिक्स उसी डेटा का विश्लेषण करके मतलब एनालिसिस करके देखता है कि सोर्स का उपयोग मतलब इस्तेमाल कैसा हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है जीडीपी, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स को बनाते समय किस तरीके से उन्हीं डेटा को यूज़ करके कि वो डेटा ठीक ठाक इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है टैक्स का कलेक्शन और गवर्नमेंट खर्चे। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो इंग्लिश की लैंग्वेज दे रखी है, आईसीआई की लैंग्वेज में दे रखी है, ये देखो क्या कहता है। कहता है काउंटिंग इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड डेटा टू यूजर्स, ठीक है जी, हम पहले ही देख चुके हैं, फॉर डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक इज द व्यूज एज अ साइंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी इसी से रिलेटेड डिसीजन इसमें इकोनॉमिक्स में लेते हैं। हाउएवर द एग्जिस्ट अ वाइड गल्फ बिटवीन इकोनॉमिक्स अकाउंटेंट कंसेप्ट कैपिटल एंड इनकम। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कितनी हमारी क्या है इनकम है और कितनी हमारी कैपिटल है। और एट मैक्रो लेवल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स, कहता है मैक्रो लेवल पे अकाउंट प्रोवाइड करता है डेटा ओवर विच इकोनॉमिक्स डिसीजन मोड इज हैव बीन डेवलप्ड एज अ पीपीसी कर्व। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर इंग्लिश में वही चीज़ें दे रखी हैं कि भैया अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है, क्या उसका रिलेशन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, अकाउंटिंग वर्सेस स्टैट्स। अब यहाँ पर स्टैट्स मतलब जो आप पढ़ते हो स्टैटिस्टिकल, अकाउंटिंग का मतलब तो वही है कि आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाए, लेकिन उसी प्रॉफिट का अगर आपको एवरेज निकालना है, जैसे आप मीन मोड मीडियन निकालते हैं या नहीं, मीन मोड मीडियन निकालते टाइम एक आप एवरेज लेते हैं। तो स्टैट से अकाउंटिंग से वो डेटा उठा के कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। और अगर हम देखें अकाउंटिंग में हर महीने की आपको सेल पता लग जाती है, इतनी सेल है इतनी नहीं है। वही सेल स्टैट्स में क्या करते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाता है कि हमारी सेल कितनी बढ़ी कितनी कम हुई। तीसरा है ट्रेंड एनालिसिस। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रेंड एनालिसिस का यहाँ पर मतलब है कि हमारा ऐसा देखा गया है 5 साल में इतना प्रॉफिट था, तो अगले 5 साल तक आप स्टैट्स में देख सकते हैं कि भाई अगले 5 साल तक कितना प्रॉफिट होने वाला है या कितना प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद एक बजट बनाना। आपको पता है कि भैया पुराने खर्चे और आमदनी के हिसाब से, एक्सपेंस के हिसाब से इतना हमारा होने वाला है खर्चा, लेकिन आप फ्यूचर में भी बता सकते हैं कि कितना आपको स्टैट्स में लगने वाला है, यानी कि पुराने ही डेटा से आप आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक बार यहाँ की लैंग्वेज भी देख लें। कहता है अकाउंटिंग और स्टैट्स के बीच बहुत ही मजबूत रिश्ता है। अच्छा जी, क्योंकि दोनों ही डेटा पर काम करते हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग होती है। जैसे डेटा कलेक्शन एनालिसिस, अकाउंटिंग में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि एसेट और लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। स्टैट्स में क्या करते हैं, उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है जिसको आप एवरेज, परसेंटेज और ट्रेंड को निकाला जाए। जैसे पिछले साल की सेल को देखकर आप इस साल की सेल निकाल सकते हो कि कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है जी, तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। एक अगला कॉन्सेप्ट है
अकाउंटिंग वर्सेस मैथ्स, लेकिन उससे पहले आईसीआई क्या कहता है? आईसीआई कहता है वही सारी चीज, द यूज ऑफ स्टैट्स अकाउंटिंग कैन बी अप्रिशिएट बेटर इन कंटेक्स्ट ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ रिकॉर्ड. ओके, इन अकाउंटिंग और वैल्यू आर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली बिकॉज दे रिलेटेड बिजनेस. हाउएवर बिजनेस स्टैट्स वैल्यू रिप्रेजेंटेड एज एन एग्रीगेट. बोलो हाँ के ना. अब यहाँ पर क्या है? इन अकाउंटिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रैशनल बेस्ड स्टैट्स मेथड, मतलब अकाउंटिंग का डेटा इस्तेमाल करके अलग अलग तरीकों से मीन मोड मीडियन निकाला जाता है. तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है. स्टैट्स मेथड हेल्पफुल इन डेवलपिंग अकाउंटिंग डेटा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन. कुल मिलाकर ये अकाउंटिंग का डेटा इस्तेमाल करके आप एवरेज निकाल सकते हैं, आप अपनी सेल को दिखा सकते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, और आप क्या कर सकते हैं, और आप सिंपल सी बात है इसके अंदर आप और क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड बना सकते हैं, एक बजट भी बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग करते हैं. आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. अकाउंटिंग वर्सेस मैथमेटिक्स, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया कि अकाउंटिंग का मैथ्स से क्या रिलेशन है. भाई आप अकाउंटिंग में क्या करते हो? आप अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते हो. वो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पर मैथ्स का प्लस इस्तेमाल करके, माइनस करके, बोलो हाँ के ना. ठीक है जी. जैसे कि यहाँ पर प्लस, माइनस, परसेंटेज, मल्टीप्लाई, ये इस तरीके के आप जो है इसमें यूज़ करते हैं अकाउंटिंग वर्सेस मैथ्स में. अब मैथ्स का अकाउंटिंग का प्रॉफिट कैसे निकालते हो? एड लेस करके ही तो निकालते हो. ठीक उसी तरह से यहाँ पर दे रखा है. अब एक बार देख लेते हैं. कहता है बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स में आप क्या करते हो? अकाउंटिंग को वही सारी चीज़ें, प्लस करना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, हर जगह. बिना मैथ्स के आप लेजर, ट्रायल, रेशियो एनालिसिस करना मुश्किल है. एग्जाम्पल के तौर पे 8,000 रुपये लिए, इनकम हमारी 10,000 है, तो हमारा सीधा सा गणित 2,000 रुपये का हमारा क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया. और उसके बाद अकाउंटिंग में कई कंसेप्ट होते हैं जो कि जीपी रेशियो निकालते हैं, वो भी आप इसी परसेंटेज से मेथड से निकालते हैं. तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि भैया अकाउंट्स का मैथ्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता है. और ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो अकाउंटिंग, उसको अकाउंटिंग वर्सेस मैथ्स में नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक मीन, अलजेब्रा, प्री रिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशन, इंटरेस्ट, एन्युटी, ये सब आप उसी से निकालते हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. इन मॉडर्न इरा मैनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म. ठीक है जी, जो हम करते हैं. परसेंटली ग्राफ, चार्ट आर ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग का मैथ्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, उसके बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते. एक आगे और है हमारा अकाउंटिंग वर्सेस लॉ. अब ये बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन है, जैसे कि अभी हम प्रूफ करके भी देखेंगे कि अकाउंटिंग वर्सेस लॉ का क्या है. इसमें अकाउंटिंग में तो आप प्रॉफिट और लॉस निकालते ही हो, लेकिन जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो तो वहाँ से कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो कहाँ लिखी हुई है? वो लॉ के अंदर लिखी हुई है सर. जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार करते हो अकाउंटिंग के, तो एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग उसका क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस बनता है कंपनी का. और क्या है, अगर आपका को टैक्स का कैलकुलेशन करना है तो टैक्स का कैलकुलेशन क्या होगा? एज पर लॉ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो अकाउंटिंग का, अगर वो आपको वहाँ से प्रॉफिट आता तो वो क्या करते हैं, हम वहीं से इनकम टैक्स का हम प्रोविज़न को अप्लाई करके वहाँ का हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं. सेम एग्जांपल एक और लेना चाहें तो यहाँ पर भी ले सकते हैं. सर कौन सा? सिंपल सा एग्जांपल है. मान लो आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना है, तो अकाउंटिंग में आप जर्नल एंट्री करते हो, बोलो हाँ के ना, तो उसी का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो? जीएसटी की कैलकुलेशन करते हो. और आप क्या कर सकते हो? अकाउंटिंग में आप ऑडिट किसका करते हो? अब ये सारे में लॉ की डिस्कशन, यहाँ पर लॉ का डिस्कशन कर रहा हूँ. ऑडिट किसका करते हो? आप अकाउंटिंग का ही ऑडिट करते हो. बेसिकली टर्म में कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है. तो कुल मिलाकर यहाँ पर अकाउंटिंग वर्सेस लॉ एंड मैनेजमेंट भी देखेंगे अभी कि उसके रिलेशन कैसे. तो अकाउंटिंग वर्सेस लॉ में इंडियन पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आप पढ़ते हो, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला. उसका कंपनी एक्ट जो मैंने एग्जांपल दिया कंपनी एक्ट का, कि भाई एक कंपनी अगर अपने प्रॉफिट लॉस बनाती है तो कंपनी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएगी. और कहता है प्रोविजन आर देयर, अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोविजन. तो इन्हीं के बेसिस पर हमें क्या किया जाता है? हमारे को क्या किया जाता है? अकाउंटिंग करी जाती है. एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग हमारे को डेटा देता है
तभी तो हम उसमें क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। बोलो यस और नो। तो वही यहाँ पर दे रखा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प टू मैनेजमेंट टेकिंग डिसीजन, यानी कि भाई हमारा प्रॉफिट आया है, उसमें हम उसको प्रॉफिट को कहाँ लगाएं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, कौन सा बिजनेस एक्सपेंड करें, ये इस तरह की एक्टिविटी सारी उसमें आती है। ठीक है जी। आइए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 12, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी, यानी कि आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपका सोसाइटी के अंदर क्या रोल होने वाला है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। आइए जी उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, रोल ऑफ अकाउंटेंट, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला काम है आपका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी कंपनी का अकाउंट्स बना सकते हैं। उसके बाद है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपके पास एक पावर आ जाती है, एक अथॉरिटी आती है कंपनी का अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए। अब ऑडिट करने के लिए आपके पास आपके सिग्नेचर, आपकी स्टैम्प वगैरह काम में आती हैं। तो वहाँ पर ऑडिट जब करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। बाकी जब आप सीए इंटर में आ जाएंगे तो आप कई तरह के ऑडिट पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉर्मल ऑडिट और डेली टू डेली ऑडिट, ठीक है ना, क्वार्टरली ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, बहुत सारे ऑडिट होते हैं। जिसमें से एक ऑडिट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्लाइंट ने बनाए हैं तो क्या वो एज पर लॉ बनाए हैं या नहीं, ठीक बनाए हैं नहीं, एज पर लॉ बनाए हैं या नहीं, इस तरह की एक्टिविटी। उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कंपनी का टैक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी रिटर्न कैसे भरी जाती है, टैक्स से रिलेटेड सारे कंप्लाइंस भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद इंटरनल ऑडिट, कंपनी को कई बार क्या होता है डेली टू डेली फाइनल ऑडिट कराने से पहले इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक काम है। उसके बाद जीएसटी कंप्लाइंस, एक अकाउंटेंट जीएसटी कंप्लाइंस भी करता है, यानी जीएसटी की रिटर्न भरता है, जीएसटी का टैक्स भरता है, और बहुत सारे काम होते हैं अकाउंटेंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। कंपनी लॉ इट्स कंप्लाइंस, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है, कंपनी लॉ के कुछ बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर रिपोर्ट को बनाना, डायरेक्टर रिपोर्ट को सबमिट करना, अपने जो है रेजोल्यूशन पास करना, रेजोल्यूशंस को क्या कहते हैं आरओसी में सबमिट करना, बहुत सारे उसके कंप्लाइंसेस होते हैं जो हम सारे उसमें करते हैं। और कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब आप कंसल्टेंसी दे सकते हो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, यानी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक का जो आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी जो आप पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वहाँ पर आप पढ़ते हो किसी बिजनेस को बढ़ाना है, घटाना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसके क्या क्या रीज़न है, किस वजह से, कुछ स्ट्रैटेजी गलत फॉलो तो नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्ट गलत तो नहीं बना रहे, तो किस इस तरह की एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी है वो भी डिसीजन ले सकते हैं। कंसल्टेंसी सर्विस, आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो, आप जीएसटी से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो, आप बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो, और फाइनेंशियल एडवाइस, यानी कि पैसा कहाँ लगाना है, किस प्रोडक्ट में लगाना है, किस प्रोजेक्ट में लगाना है, किस प्रोजेक्ट में नहीं लगाना, कौन सा प्रोजेक्ट, एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, एक सब्जेक्ट है जो आप सीए इंटर में पढ़ोगे। वहाँ पर एक चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग, वहाँ पर आप ये पढ़ते हो कि भाई जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, जो एलआईसी के जो प्लान बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान क्या वो बेनिफिशियल हैं या नहीं, किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, किस तरीके से बेनिफिशियल नहीं है, इस तरह से रिलेटेड सारे जो आपके जो सर्विसेज हैं वो उसके अंदर कवर होती हैं। और अदर सर्विसेज, यानी जो बाकी सर्विसेज रह गई हैं वो सारी क्या है वहाँ पर आ जाती हैं। तो आइए अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट दे रखा है, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी, मतलब कह रहा है कि इंडस्ट्री में टॉप लेवल की आप क्या दे सकते हो, टॉप लेवल की आप सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि किसी भी नए प्रोजेक्ट का, आप नए सब्जेक्ट, नए प्रोडक्ट का, और नया कोई भी अदर प्रोजेक्ट है, यानी कि कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, किसी भी टैक्सेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इस तरीके के सारे जो वर्क हैं वो कौन करता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। उसका पब्लिक सेक्टर में सीए प्रिपेयर करता है, क्या गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर सकता है, जैसे कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे प्रोप्राइटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है सीए इंटर में,
तो उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी कौन बनाता है बेटा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। इन फ्रेमिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे आपको, वो कैसे बनती है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही बनाई जाती है। और इन इकोनॉमिक ग्रोथ दे हेल्प इंक्रीज इन बिजनेस एफिशिएंसी, मतलब अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा हमारा क्या शुरू हो गया, हमारे ये शुरू हो गए, मतलब हमारे आईसीआई के एमसीक्यू शुरू हो गए। अगर आपने क्लासेस को ध्यान से देखा होगा, किया होगा, तो ये आप एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स सारे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करता हूँ सारे आपके ट्रू फॉल्स। तो मैं एक बार रीड करता हूँ, फिर आपको एक लॉजिक बताऊंगा क्या ये लॉजिक वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहला ट्रू फॉल्स है आपका, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, या बोथ आर सेम। बताओ क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है? आंसर इज नो। तो ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स तो है सर, एक इसका रीज़न आप हमें बताइए। रीज़न बेटा सिंपल सा है, मैंने डिफरेंस ऑलरेडी कराए थे कि बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई करना। बाकी उसके आगे का पार्ट एनालिसिस, कम्युनिकेट करना, किसमें? अकाउंटिंग में आता है। फिर हमने ये भी पढ़े थे डिफरेंस जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये हमने कर रखा है, तो ये है फॉल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना जी ना, ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं होता, ये होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो सारी चीज़ हमने वहाँ देखी थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ट्रू फॉल्स का तीसरा पॉइंट कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न इन इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर ऑफ बिजनेस यूनिट, ना जी ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने देखा था, लिखा था यहाँ पर, ठीक है जी। आइए, तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया? ये भी बेटा फॉल्स है और ये भी आपका फॉल्स हो गया। कहता है कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ यूजर्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर बाय बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कहता है वो इंटरेस्टेड नहीं होते, बिल्कुल होते हैं सर। हमने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में कि कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? प्रोडक्ट आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो सर्विस होती है वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस की स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, उससे रिलेटेड। तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब समराइजिंग बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट्स सच एज अ सेल, पासबुक, सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये डेफिनेशन आपको ठीक लग रही है? नहीं बेटा, ये डेफिनेशन हमारी ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पर जो हमने कहा था, हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग के लिए। बोलो हाँ के ना, रिकॉर्डिंग के लिए पढ़ा था ही नहीं पढ़ा था? रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल साहब, हमने बिल्कुल पढ़ा था रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दे रखी है, समराइजिंग की डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली हमारी रिकॉर्डिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हुआ सर? हमारा आंसर हुआ फॉल्स। उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ की। कह रहा है बैलेंस शीट शो पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट फ्यूचर डेट। बताओ, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। कहता है बैलेंस शीट की हम बैलेंस शीट बनाते हैं किसी एक फिक्स डेट पे बनाते हैं या फ्यूचर डेट पे बनाते हैं? फ्यूचर डेट पे नहीं बनाते, किसी फिक्स डेट पर बनाते हैं। तो ये है हमारा ट्रू। तो बैलेंस शीट जो बनती है हमारी किसी 31 मार्च, बोलो हाँ के ना? हाँ सर। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। बताओ जी, बताओ मेरे को यहाँ पर बताओ। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, एक तो कंप्लीट बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो ये उसी में से एक और ऑब्जेक्ट है जिसका आंसर है ट्रू। ठीक है जी, हाँ सर, यहाँ तक हमें समझ आती हैं चीज़ें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहता है टेस्ट योर नॉलेज, यहाँ पर शुरू हो गए आपके एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज में पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अब मुझे आंसर आपसे चाहिए, इसमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हाँ हमने पढ़ा था, ये है, बुक कीपिंग नहीं है। सब फील्ड हमने कम से कम 4-5 तरह की पढ़ी थी। फिर उसके बाद है अगला, कहता पर्पस ऑफ
अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा है सारे हैं जिसमें से एक नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पर, कह रहा है इंटरप्रिटेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यस करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, यस करते हैं, डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट एंटरप्राइज में भी एंगेज, नहीं जी ये नहीं करते। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बताएं। सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, किससे बुक कीपिंग क्या होती है बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 3, बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, यही पहले ही इसका आंसर सही है। आगे भी पढ़ते हैं, डिजाइनिंग द सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाई, नहीं जी बुक कीपिंग जो है ये नहीं करता, इंटरप्रिटेड भी नहीं करता और ये भी नहीं करता। ऑल द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है इनमें से सारे फंक्शन है अकाउंटिंग के, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। फंक्शन मतलब हमने फंक्शंस देखे थे अकाउंटिंग के, क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे मेजरमेंट हमने देखा था, फोरकास्टिंग देखा था, तो ये भी है, और डिसीजन मेकिंग भी हम करते हैं। तो हम क्या नहीं करते हैं, हम नहीं करते बेटा 4, मतलब 4th आंसर में हम बी नहीं करते। लेजर पोस्टिंग ये फंक्शन नहीं है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है बताइए, अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो छोड़ दीजिए आप, वो तो वैसे ही कुछ उससे बाहर हो गया। हम क्या करते हैं बुक कीपिंग में, तो हम सिंपल सा रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर ए। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस असरटेन ऑन द बेसिस ऑफ, फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है बताइए, ट्रायल बैलेंस से या बुक कीपिंग से या बैलेंस शीट से। सर फाइनेंशियल पोजीशन तो हमें पता लगती है बैलेंस शीट से। ओके आइए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, कह रहा है कौन कौन इंक्लूड होते हैं यूजर्स में, क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स यस होते हैं, कस्टमर और लेंडर्स होते हैं यस होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ये सी। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, किसको कंसीडर नहीं किया जाता, कहता है एसेट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स यस, लायबिलिटी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म यस, कहता है एसेट एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस इन नॉन, ना 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 ना, कह रहा है जिसको कंसीडर नहीं करते, हम इसको कंसीडर नहीं करते, तो हमारा आंसर होगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ऑन जनवरी 1 सोहन पेड रेंट 5,000 रुपये, दिस कैन बी क्लासीफाई, बताइए एक ये जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, सोहन ने रेंट पेड किया, तो रेंट पेड किया तो ये आपकी क्या है ट्रांजैक्शन। अच्छा इवेंट के बारे में मैंने बताया था, 2 ही चीज इवेंट होती हैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और तीसरा किसी भी एसेट पर प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमारे इवेंट होते हैं। मतलब 2 ही चीज इवेंट होती है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। और फिर मैंने एक और बताया था कि फिक्स एसेट से रिलेटेड, बेचते हो फिक्स एसेट पे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्या माना जाता है, इवेंट भी माना जाता है और ट्रांजेक्शन भी माना जाता है। तो आइए ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2,000 रुपये ही इज लेफ्ट, मतलब बचा हुआ है कितना इन्वेंट्री, तो हमारा ये क्या हो गया, वैसे ही इवेंट हो गया, हमने लिखवा रखा, हमने ऑलरेडी देख रखा है। आइए जी 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बिजनेस, कह रहा है इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, कहता है बॉट अ मशीन 10,000 रुपये की, यस है, पेड टुवर्ड सैलरी फॉर एम्प्लॉय ये भी है, पेड सन्स फीस फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट ये नहीं है जी, तो आंसर भी कौन सा हो गया, क्योंकि हमने नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन पूछी है, तो आंसर हमारा यही हो गया। फिर कह रहा है बिजनेस ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अच्छा सॉरी ये रिपीट हो गया, ये बेटा रिपीट हो गया शायद, तो उसका यही है आंसर, रिपीट हो गया ये, ठीक है जी। आगे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस आ गए, ये सारे आपके आईसीआई के हैं। कहता जी डिफाइन अकाउंटिंग और इसकी सब फील्ड, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने पहली क्लास में की थी और उसकी सब फील्ड भी पढ़ी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो वही सब यहाँ पर लिखना है। कहता है हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, क्रेडिटर है और लेंडर्स है, ओनर है, बोलो हाँ के ना। फिर कह रहा है डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक्स स्टैट्स लॉ, ये तो बेटा हमने वैसे ही देख लिया था आज की क्लास में, ठीक है ना। डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी कीप्ड इन माइंड वाइल इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब बताओ विंडो ड्रेसिंग, ठीक है ना, अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट इफ डेटा इज नॉट करेक्ट, तो वही हमने लिमिटेशन पढ़ी थी ना। तो उसके बाद व्हाट आर द
सर्विस कैन बी चार्टर्ड अकाउंट प्रोवाइड इन सोसाइटी, वही रिकॉर्डिंग की सर्विस है, टैक्स कंप्लाइंस की है, लॉ की है, जीएसटी कंप्लाइंस की है, ऑडिट की सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, कॉस्ट की सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, तो काफ़ी सारी सर्विसेज है। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट ख़त्म होता है और कुछ रहता है क्या इसके अंदर, चलिए कुछ यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार फिर भी मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। आइए जी, एक बार आईसीआई का मॉड्यूल भी दे रखा है ट्रू फॉल्स, जो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे यही क्वेश्चन हैं। तो देखो, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, फॉल्स, ये हमने कटवा दिया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फॉल्स। तो कुल मिलाकर ये सारे हम क्या देख चुके हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पर, देख लेते हैं वो कौन सा है जी, कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ क्वालिटी होती है अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस और कंपैरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि अकाउंटिंग जो है, जो हम करते हैं वो सरल भाषा में होनी चाहिए, सिंपल भाषा में होनी चाहिए कि एक आम आदमी को भी वो समझ में आ सके। सर जैसे कि मान लो मैंने प्रॉफिट लॉस बनाया और यहाँ पर एक्सपेंस करके 10,000 रुपये के एक्सपेंस डाल दिए, तो एक आम आदमी देखेगा तो उसको तो सिर्फ इतना ही पता लगेगा कि भैया 10,000 रुपये का एक्सपेंस है। लेकिन अगर इन्हीं एक्सपेंस को मैं और बाइफरकेट कर दूँ, मतलब डिवाइड कर दूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंश्योरेंस बिल है, और आपका डेप्रिसिएशन है, रेंट है, सैलरी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है अंडरस्टैंडेबिलिटी। रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? ओहो, ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है जी, रेलेवेंस का मतलब क्या है कि काम की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो पहले आप क्लियर जानकारी उसको क्या करें, बताएं। सर जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंपनी के 5 साल का डेटा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो रिलेवेंट है। आप कंपनी की करंट पोजीशन और फ्यूचर एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक्चुअल पता चल जाए कि एक्चुअल पोजीशन ये है। उसके बाद है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब है अकाउंटिंग का, ये भी एक फीचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया कंपेरेबिलिटी, आप कंपेयर कर सको खुद से और किसी और से, मतलब खुद की कंपनी से भी कंपेयर कर सको कि हमारा उस महीने में इतना प्रॉफिट था, अब इस महीने में, और दूसरी कंपनी के साथ भी कंपैरिजन कर सको। तो ये तीनों का मैंने मतलब आपको बता दिया है। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट। बताओ जी, इंफॉर्मेशन क्लियरली किसमें प्रेजेंट होती है? क्वेश्चन नंबर अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि भैया क्लियर बताओ, ये हमने एग्जांपल देखा ना, क्लियर बताओ। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दे रखी हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे थ्योरेटिकली हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये सारे हम कर चुके हैं। चलिए बेटा, पूरा पार्ट हमने कर लिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।